देखो, इस वीडियो के अंदर हम जो यूनिट शुरू करने जा रहे हैं वो हमारी यूनिट है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इस यूनिट के अंदर आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 ये चैप्टर्स जो हैं वो कवर करे जाएंगे। ठीक है, मतलब इस वीडियो के अंदर हमें इन तीन चैप्टरों को कवर करना है। अब इन तीन चैप्टरों में अगर हम टोटल बात करें तो हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, तो सबसे पहले ADAS के बारे में कवर करना है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इक्विलिब्रियम कैसे निकाला जाता है किसी भी इकोनॉमी के अंदर, और एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशंस के बारे में पढ़ना है। मतलब मेनली 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं और ये पाँचों ही टॉपिक्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादातर इंपॉर्टेंट रखते जाते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो होता है एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड क्या है? एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है टोटल डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज की हमारी इकोनॉमी के अंदर जो भी आ रही है, या हम कह सकते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर जो कि गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर के ऊपर किया जा रहा है हमारी इकोनॉमी के अंदर, वो हमारी एग्रीगेट डिमांड कहलाती है। ठीक, अब एग्रीगेट डिमांड निकाली कैसे जाती है? तो एग्रीगेट डिमांड को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर का इस्तेमाल करते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड निकालने के लिए आप एक्सपेंडिचर मेथड से इसे जोड़ सकते हो। एक्सपेंडिचर मेथड में हमने क्या पढ़ा था? खर्चा। अभी हमने पढ़ा ना टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी। एग्रीगेट डिमांड क्या है कि टोटल खर्चा जो हमारे देश के अंदर किया जा रहा है। तो खर्चा हमारे देश के अंदर कौन कौन करता है? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट, इन्वेस्टमेंट, नेट एक्सपोर्ट। तो यही तो था हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। इससे ही तो हमारा GDC और GDP MP निकल के आता था, नहीं आता था। तो यही जो हमारा कंजप्शन जो हमारा एक्सपेंडिचर्स होते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड होता है, इसमें जो C हो गया प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर को हम यहाँ पे C कहते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को G कहते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को I कहते हैं, और नेट एक्सपोर्ट को एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट कहते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड अगर निकालना है हमें तो C + G + I + एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट अगर हम कर देंगे तो हमारी एग्रीगेट डिमांड आ जाएगी। लेकिन अभी हम लोग क्लास 12th में हैं, तो क्लास 12th के अकॉर्डिंग आपके लिए सिलेबस में गवर्नमेंट और एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं है। क्योंकि आपने पहले ही चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि हम जो इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं वो 2 सेक्टर इकोनॉमी है। इसके अंदर खाली एक प्रोड्यूसर है और एक कंज्यूमर है। जब कंज्यूमर है तो वो कंजप्शन करेगा और जो प्रोड्यूसर है वो इन्वेस्टमेंट करेगा। तो C से कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है और I से हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है। तो एक क्वेश्चन इसमें ये बन जाता है, ईजीएस्ट क्वेश्चन, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। उम्मीद नहीं होती आने की, लेकिन तब भी इसमें हाउस होल्ड प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट आते हैं। इनकी डेफिनेशन आप इजीली लिख सकते हो। हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर वो खर्चा जो हाउस होल्ड करते हैं गुड्स एंड सर्विस को परचेस करने पे। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वो खर्चा जो प्रोड्यूसर करता है कैपिटल गुड्स को खरीदने के लिए। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जो गवर्नमेंट करती है गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस करने के लिए। नेट एक्सपोर्ट जो होता है वो डिफरेंस होता है हमारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स का, ठीक, गुड्स एंड सर्विसेज का। तो एग्रीगेट डिमांड ऐसे करके निकाली जाती है। अब एग्रीगेट डिमांड के बाद इसमें अगला टॉपिक हमें क्या पढ़ना होता है? तो एग्रीगेट डिमांड के बाद अगर हम बात करें, इसके अंदर जो हमें अगली चीज़ पढ़नी होती है वो पढ़नी होती है हमें कंजप्शन फंक्शन, या कहें कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ना होता है। ठीक, तो ये पहले तो ध्यान रखना है, कंजप्शन जो है वो फंक्शन होता है, इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। ये इनकम का फंक्शन होता है, तो हम इसे ऐसे डोनेट करते हैं, C = F/Y। सो डोनेट करते हैं, Y यहाँ पे हमारी इनकम को डिनोट करती है। डोनेट कह रहा हूँ मैं, डिनोट करती है। ठीक, कंजप्शन फंक्शन क्या बताता है? कंजप्शन फंक्शन बताता है कि इनकम का कितना हिस्सा या फिर प्रोपोर्शन खर्च हो गया। ठीक, तो ये हमें ये बताता है कि प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन कंजप्शन, मतलब इनकम का कितना हिस्सा कंजप्शन के ऊपर खर्च कर दिया गया। कंजप्शन फंक्शन ये बताता है। तो ये तो कंजप्शन फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। अब ये काम कैसे करता है? तो इसके लिए हमें एक टेबल बनानी होती है। तो हम ले लेते हैं इनकम 0, 100, 200, 300, 400 और 500। ठीक, अब हम कंजप्शन ले लेते हैं। तो जब इनकम 0 है तो मेरा कंजप्शन कितना? 60। ठीक, उसके बाद मैं कंजप्शन को कंटिन्यूस रेट से बनाऊंगा। तो टेबल को याद करने का कोई ट्रिक नहीं है। ये जो इनकम आप 0 से लोगे यहाँ तक चाहो वहाँ तक ले सकते हो, 500, 600, 700 तक। उसके बाद कंजप्शन पे यहाँ पे कोई सा भी नंबर रख लो, बस याद के रखना है ये कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा। ऐसे मैं मान लेता हूँ कि मैं इसे 70 से बढ़ाता हूँ, तो 60 और 70 130,
फिर 130 और 70 200, 200 और 70 270, 270 और 70 हो जाएंगे हमारे, हम बात करें 340, 340 और 70 हो जाएंगे 410। तो ये हमारा कंजप्शन आ गया। अगर तुम यहाँ पे देखो तो कंजप्शन इन सब में 70 से ही बढ़ रहा है, यहाँ से भी 70 से बढ़ा, यहाँ पे भी 70 से बढ़ा, और यहाँ पे भी 70 से बढ़ा। तो कंजप्शन जो है वो 70 से बढ़ रहा है, मतलब कंटिन्यूअस रेट से हमारा कंजप्शन जो है यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारा शेड्यूल हो जाता है कंजप्शन फंक्शन का। अब इसमें याद क्या रखना है, इसमें जब इनकम हमारी ज़ीरो है तो इनकम ज़ीरो होने पे जो हमारा कंजप्शन है ये हमारा ऑटोनॉमस कंजप्शन कहलाता है, और इसे हम सी बार से डिनोट करते हैं। ठीक, तो मतलब एक चीज़ क्या पता लगती है इससे, अगर हम देखें तो कंजप्शन हमारा कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखनी होती है। ठीक, ज़ीरो लेवल ऑफ कंजप्शन पे, जो ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजप्शन होगा उसे ऑटोनॉमस कंजप्शन कहेंगे, जिसे हम सी बार कहते हैं। अब अच्छा, ये 60 रुपये आ कहाँ से रहे हैं? तो ये 60 रुपये हमारी पास्ट सेविंग से आ रहे हैं, मतलब जो पैसा हमने पैसे पहले सेव कर रखा है ये वहाँ से आ रहा है। मतलब जैसे कि कोविड के टाइम पे आप देखो बहुत सारे लोगों की इनकम ज़ीरो थी, तो क्या उनका कंजप्शन खत्म हो गया था? नहीं खत्म हो गया था ना, खा तो रहे थे, कपड़े तो पहन रहे थे, मोबाइल में रिचार्ज भी कर रहे थे, पैसे कहाँ से आ रहे थे? पहले जब वो जॉब करते थे या जो बिजनेस करते थे उस समय जो पैसा उन्होंने कमा रखा था उस पैसे को उन्होंने सेव कर रखा था, उस सेविंग्स का ही वो इस्तेमाल करके उस समय कंजप्शन कर रहे थे। तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, जब कभी भी इनकम जीरो होगी तो कंजप्शन हमारा जीरो नहीं हो सकता। ठीक, कंजप्शन कुछ ना कुछ होगा ही होगा, और वो कंजप्शन के लिए पैसा कहाँ से आएगा? हमारी पास्ट सेविंग से आएगा। तो इसमें पहली चीज़ हमें यही देखने को मिलती है, क्या? कंजप्शन कैन नेवर बी ज़ीरो, कंजप्शन कभी ज़ीरो नहीं होगा। दूसरा, एट ज़ीरो लेवल ऑफ कंजप्शन, कंजप्शन को सी से लिखता हूँ, ठीक, एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम, सॉरी, एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम कंजप्शन इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजप्शन। कंजप्शन जो होता है वो ऑटोनॉमस होता है। ठीक, कंजप्शन जो है वो इंक्रीज़ करेगा कांस्टेंट रेट से, तो ये भी हमने देखा इस टेबल के अंदर, कंजप्शन इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट, ये कंजप्शन देखो कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। ठीक, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, इसमें कंजप्शन का आप डायग्राम बना सकते हो। तो डायग्राम बनाने समय कोई प्लॉटिंग नहीं करनी है, बस यहाँ पे कहाँ से शुरू हो रहा है? 60, तो मैं यहाँ पे 60 का मार्क लगाऊंगा और बता दूंगा ये क्या है, मेरा सी बार है, ऑटोनॉमस कंजप्शन है, ये इनकम, ये वाई हो गया, ये जीरो हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। यहाँ पे हम जो है कंजप्शन ले लेंगे, यहाँ पे हम इनकम ले लेंगे अपनी। ठीक, अब मैं इससे एक कर्व ऐसे करके बना दूंगा, ये मेरा कंजप्शन का कर्व बन गया। मेरा जो इतना हिस्सा है ये ऑटोनॉमस कंजप्शन को शो करता है। अब कंजप्शन फंक्शन को मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है? तो सी बार प्लस बी वाई के रूप में लिखा जाता है। सी का मतलब तो होता है, आपको पता ही है, ऑटोनॉमस कंजप्शन। बी होता है यहाँ पे स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व, और इसे हम लोग प्यार से MPC भी कहते हैं, ये आगे हमें पढ़ने को मिलेगा। और y तो आपको पता ही है हमारी इनकम होती है। तो ये कंजप्शन फंक्शन होता है। कंजप्शन फंक्शन बस खाली हमसे इतनी बातें कहता है, इसके अलावा हमसे ये और कुछ नहीं कहता। बस एक ये बात भी लिख लो यहाँ पे, ऑटोनॉमस कंजप्शन एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ पास्ट सेविंग। ठीक, तो क्या क्या बताता है? ये बताता है कि ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंजप्शन कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, जो भी कंजप्शन होगा उसे ऑटोनॉमस कंजप्शन कहा जाएगा। कंजप्शन जो है वो कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा। ठीक, इसके अलावा जो हमारा ऑटोनॉमस कंजप्शन होगा वो हमारा पास्ट सेविंग्स की वजह से होगा। और मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो कंजप्शन फंक्शन को इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये तो हमारा होता है कंजप्शन फंक्शन। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हमारा आता है अगली चीज़ हमें पढ़नी होती है वो इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़नी होती है। ठीक,
एग्रीगेट डिमांड कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ लेना। अभी हम पढ़ रहे हैं एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स। तो एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट हुए, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। तो अब इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? फंक्शन होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन कैसे होता है? ठीक, इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब जैसे मान लो बैंक है, मैं बैंक के पास लोन लेने गया, बैंक ने मुझसे कहा कि भाई तुम्हें इसके ऊपर अभी 15% छोड़ दो, अभी तुम बैंक ने कहा कि तुम्हें इसके ऊपर 12% इंटरेस्ट मिलेगा। मैंने कहा ठीक है मुझे लोन दे दो, मैंने लोन लिया और इन्वेस्टमेंट कर दी। ठीक है, लेकिन अगर बैंक वाले यही लोन 12 से अगली बार जब मैं ले जाऊँ तो 15% कर दे, तो यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। तो क्या मैं अब भी इन्वेस्टमेंट करूँगा? नहीं करूँगा, कम करूँगा। तो इसलिए कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट में और रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है? इन्वर्स रिलेशन होता है। और हमें पता है इन्वर्स रिलेशन जब भी होता है तो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व जो है वो हमारा क्रिएट हो जाता है। तो ये इन्वेस्टमेंट को हम ऐसे करके लिखते हैं। अब इन्वेस्टमेंट जो होती है वो भी दो तरीके की होती है। पहली इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, दूसरी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर करता है प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से। इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम, ये इनकम बढ़ेगी तो ये इंक्रीज हो जाएगी, इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इनकम के साथ। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ये सरकार करती है सोशल वेलफेयर के लिए, ये रिमेन कॉन्स्टेंट विद इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम लेवल। मतलब ये इनकम चाहे बढ़े चाहे कम हो, ये कॉन्स्टेंट रहती है, ये बढ़ती या घटती नहीं है, ये सेम रहती है। तो हमारे सिलेबस में हमें ऑटोनॉमस जो इनकम है, इन्वेस्टमेंट है, उसी के बारे में पढ़ना है। अब अगर बात करें, अभी हम यहाँ पे एक टेबल बना के आए थे वाई इनकम की, 0, 100, 200, 300, 400, 500। कंजप्शन लिया था 60 और 70, 130, 200, 270, 340, 410। अब मैं इन्वेस्टमेंट भी ले लेता हूँ क्योंकि एग्रीगेट डिमांड मुझे निकालनी है। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है C+I। अगर मुझे एग्रीगेट डिमांड निकालनी है तो मैं इन्वेस्टमेंट ले लेता हूँ। इन्वेस्टमेंट कौन सी होगी? ऑटोनॉमस। तो हमेशा ध्यान रखना, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस कंजप्शन के बराबर ही लेंगे आप, और ये हमेशा सेम रहेगी, ये कभी भी चेंज नहीं होगी। तो अब एग्रीगेट डिमांड 120, ये 190, ये 260, ये 330, ये 400, 410 प्लस 60, 470। तो ये हमारी एग्रीगेट डिमांड निकल के आ गई। अब अगर मुझसे कोई कहे कि एग्रीगेट डिमांड का कर्व बना दो, तो एग्रीगेट डिमांड का कर्व कहाँ बनेगा? ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये 0। पहले हमारी 60 आएगी, तो पहले हम 60 लेंगे, फिर हम 120 लेंगे। 60 से हम एक लाइन खींचेंगे जो हमारा कंजप्शन कर दिखाएगा, फिर 120 से हम सेम पैरेलल एक लाइन खींचेंगे जो हमारा एग्रीगेट डिमांड को शो करेगा। ठीक, और एग्रीगेट डिमांड और कंजप्शन के बीच का जो ये हमारा फ़र्क होता है, इसी फ़र्क को हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक, तो बस एग्रीगेट डिमांड का कर्व बनाना सीखना था। तो एग्रीगेट डिमांड का कर्व बनाने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट फंक्शन सीखना होगा और कंजप्शन फंक्शन सीखना होगा। इन्वेस्टमेंट फंक्शन में कुछ नहीं है, इन्वेस्टमेंट हमारे लिए ऑटोनॉमस रहेगी। ठीक, इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होती है, इंड्यूस और ऑटोनॉमस। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर करता है प्रॉफिट मोटिव के लिए, ये इंक्रीज होती है इनकम के साथ साथ। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करती है सोशल वेलफेयर के लिए, ये जो होती है इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम लेवल होती है, मतलब इनकम के साथ बढ़ती नहीं है। कंजप्शन फंक्शन की बात करें तो इनकम जब 0 होगी तो भी कुछ ना कुछ कंजप्शन होगा, उसे ऑटोनॉमस कंजप्शन कहा जाएगा। ये ड्यू टू पास्ट सेविंग्स होता है। इसके अलावा कंजप्शन कांस्टेंट रेट से ही बढ़ता है हमारा। ठीक, कंजप्शन और इनकम में डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलता है। आप ये भी लिख सकते हो कि कंजप्शन और इनकम के अंदर हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। कंजप्शन बढ़ता है तो इनकम भी बढ़ती है, और इनकम बढ़ रहा है तो कंजप्शन भी हमारी बढ़ रही है। इसके अलावा हम ये क्या कह सकते हैं? इसके अलावा इसमें अभी और देख सकते हो कि इसका ये हो गया। इसके अलावा इसमें कंजप्शन कैन नेवर बी 0, कंजप्शन कभी भी 0 नहीं होगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि इनकम 0 है तब भी कंजप्शन 0 नहीं हो सकता हमारा। और इसके अलावा कंजप्शन फंक्शन का फॉर्मूला ध्यान रखना है C+C⁻+BY, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये एग्रीगेट डिमांड हमारा यहाँ तक आता है। इसके बाद अगला आता है हमारा एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई क्या है? एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है इट रिफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट अवेलेबल इन इकोनॉमी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एग्रीगेट सप्लाई का मतलब टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट। आउटपुट मतलब प्रोडक्शन, कि हमारे देश के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसकी टोटल वैल्यू एग्रीगेट सप्लाई कहलाती है। तो ये तो कहीं और भी सुना था, नेशनल इनकम भी तो यही होती थी। ठीक, टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारी वो भी नेशनल इनकम होती, तो इसलिए एएस को नेशनल इनकम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इनकम को हम वाई कहते हैं, तो एएस इज इक्वल टू वाई भी लिख सकते हैं। ठीक, अब इनकम के दो ही हिस्से होंगे। फॉर एग्जाम्पल तुमने 100 रुपये कमाए, अब तुम इसमें से दो ही काम कर सकते हो, या तो 100 रुपये में से पूरे 100 रुपये खर्च कर दो, 0 सेव कर लो, या 100 रुपये में से
पूरे सेव कर दो, 0 खर्च कर लो, या फिर क्या कर सकते हो 100 रुपये में आधे खर्च कर लो, आधे सेव कर लो, या थोड़े खर्च कर लो, थोड़े सेव कर लो। तो ऐसे करके कर सकते हो। मतलब इनकम के 2 ही पार्ट होते हैं, एक कंजप्शन और एक सेविंग। तो इसलिए एग्रीगेट सप्लाई का हमारा फॉर्मूला बन जाता है C+S। तो कंपोनेंट एग्रीगेट सप्लाई के भी 2 कंपोनेंट हो गए, कंजप्शन और सेविंग। कंजप्शन हम पीछे पढ़ा है, सेम रहता है कि कंजप्शन 0 हो, इनकम लेवल 0 होगा तो कंजप्शन 60 होगा, ऑटोनॉमस कंजप्शन होगा। कंजप्शन कभी भी 0 नहीं होगा। कंजप्शन और इनकम के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। कंजप्शन जो है कांस्टेंट रेट से बढ़ता है। इसके साथ साथ देखा जाए जो ऑटोनॉमस कंजप्शन होता है वो पास्ट सेविंग्स की वजह से होता है। तो ये सब कंजप्शन फंक्शन में हम पढ़ के आ चुके हैं। अब हमें सेविंग्स फंक्शन के बारे में पढ़ना है। तो सेविंग फंक्शंस पढ़ते हैं, देखते हैं सेविंग फंक्शन में क्या होता है। तो सेविंग फंक्शन बहुत ईजी है निकालना, आसानी से निकल जाएगा। हमें कोई भी मेहनत नहीं करनी है सेविंग फंक्शन निकालने के लिए। तो सेविंग्स के बारे में पढ़ते हैं। हमने पढ़ा इनकम 0, 100, 200, 300, 400, 500। कंजप्शन 60, 130, 200, 270, 340, 410। ये क्या है? ये हमारा कंजप्शन है। ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझे सेविंग्स निकाल दो, तो सेविंग्स निकाल दोगे? कैसे निकलेगी? y = C+S होता है नहीं होता है? तो s = क्या हो जाएगा? इनकम C+S होता है, तो s = क्या हो जाएगा? y - C हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यानी कि अगर इनकम में से कंजप्शन माइनस करें तो ये आ जाएगा 0 - 60 -60 सेविंग्स, 100 - 130, 30 माइनस का 200 - 200 0, 300 - 270 30, 400 - 340 60, 500 - 410 90। तो ये हमारा सेविंग फंक्शन है। जैसे आप देख रहे हो, जैसे इनकम जब 0 थी तो कंजप्शन 60 था, तो इसे हम C बार कहते थे, ऑटोनॉमस कंजप्शन। ऐसे ही जब जो सेविंग्स होती है इसे भी हम ऑटोनॉमस सेविंग्स कहते हैं। ठीक, इसे ऑटोनॉमस सेविंग्स कहा जाता है और इसे -C बार से डिनोट किया जाता है। ठीक, अब यहाँ पे अगर ये हो गया, ठीक, सेविंग फंक्शन का फिर हमें कर्व बनाना होता है। अगर हम बात करें कर्व कैसे बनेगा सेविंग फंक्शन का, तो सेविंग फंक्शन का कर्व बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, हमें थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। ये 0 हो गया, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक, ये हो गई। तो सेविंग जो है -60 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो प्लस की होती है सारी फिगर, यानी कि -60 सेविंग कर्व यहाँ से स्टार्ट होगा। तो सेविंग कर्व यहाँ से स्टार्ट होगा और ऐसे करके निकल जाएगा। इसमें यहाँ पे जो ये एक्स एक्सिस को काट रहा है, तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, सेविंग्स जो है वो हमारी 0 है। सेविंग्स क्या है? हमारी 0 के इक्वल है, और इसे हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ये जो यहाँ पे ये वाली लाइन जो बनती है जहाँ पे इनकम कंजप्शन के बराबर होता है और सेविंग 0 होती है, वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। ठीक, ब्रेक इवन पॉइंट पे सेविंग 0 के बराबर होगी या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारा कंजप्शन जो है वो इनकम के बराबर होगा। अब ये 0 से -60 तक का जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं डिस सेविंग -C बार। ठीक, तो ये सॉरी ऑटोनॉमस सेविंग्स मैंने गलत लिख दिया, कहाँ से दिमाग में आ गया ये। इसे भी हम डिस सेविंग्स ही कहते हैं, अभी याद आया। इसे हम लोग डिस सेविंग्स कहते हैं, -C बार से करते हैं डोनेट। सेविंग्स भी जो होता है ये ध्यान रखना है, फंक्शन होता है इनकम का, क्योंकि ये भी इनकम के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। तो ये सेविंग फंक्शन हो गया। अब अगर तुमसे कोई कहे, जैसे कि हमने C निकाल लिया, S निकाल लिया, I निकाल लिया, अब अगर कोई तुमसे कहे कि भैया एग्रीगेट सप्लाई निकाल दो, तो कैसे निकालोगे एग्रीगेट सप्लाई? तो यहाँ पे जगह नहीं बची, यहाँ निकाल लेते हैं। 0, 100, 200, 300, 400, 500, 60, 130, 200, 270 और 340, 410। अभी सेविंग्स निकल के आए -60, -30, 0, 30, 60, 90। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे एग्रीगेट सप्लाई निकाल दो, AS निकाल दो। तो एग्रीगेट सप्लाई अभी हमने पढ़ा, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है? y का फॉर्मूला होता है C+S। होता है नहीं होता है? तो C+S करते जाएंगे। मतलब 60 + -60 0, 130 + -30 100, 200 - 0 200, 270 सॉरी प्लस करना है, 200 + 0
200 270 प्लस 30 300 340 प्लस 60 400 410 प्लस 90 500। तो कुछ देखा, कुछ मिला, क्या मिला हमें देखने को? ये मिला कि इनकम और एग्रीगेट सप्लाई ये तो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, और यही तो हम पीछे पढ़ के आए थे कि एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वो इनकम के बराबर होती है। ठीक, तो ये हमारा इसका एग्रीगेट सप्लाई का होता है। हाँ, सेविंग्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला रह गया माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। ठीक, तो ये इसका क्या होता है हमारा, अगर हम बात करें सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला होता है। इसे ऐसे भी लिख सकते हो, वाई को चाहो तो यहाँ से हटा के यहाँ भी लिख लेना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कहीं बाद में कहो कि ये क्या हो गया एकदम से। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। ब्रेक इवन पॉइंट ध्यान रखना है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, एग्ज़ाम में 1 नंबर में पूछ सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट पे इनकम जो है कंजप्शन के बराबर होगा और सेविंग्स जो है वो हमारी 0 होगी, तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। तो इससे हम एग्रीगेट सप्लाई तक पहुंच गए, मतलब हमने एडी पढ़ लिया, एएस पढ़ लिया, कंजप्शन वगैरह पढ़ लिया। अब इसके बाद जो इसमें अगला टॉपिक आता है जो हमें इसमें यहाँ पे कवर करना होता है, वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजप्शन कर्व। जितने भी पीछे हमने पढ़े ये आपको MCQs में देखने को मिलेंगे, जो बीच में कर्व से हमें इन्फॉर्मेशन मिली उनके बेसिस पे बनाने को बहुत ही रेयर चांस में आएंगे। आपको पूछ लें कि आपसे एक्सप्लेन कर दो, बहुत ही रेयर चांस में आएंगे, लेकिन ये 101% आएगा, ये आएगा। इसमें इसको आने की उम्मीद होती है, और 6 नंबर या 4 नंबर में आने की उम्मीद होती है। हमें डेरिवेशन करना होता है सेविंग कर्व का कंजप्शन कर्व से, मतलब हमें सेविंग कर्व बनाना होता है कंजप्शन कर्व की मदद से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम 2 कर्व बना लेते हैं, बिल्कुल बराबर बनाएंगे आप लाइनें नाप के स्केल से पैरेलल। दोनों कर्व एक दूसरे के बना लेंगे। ये कंजप्शन कर्व ले लेंगे, ये सेविंग ले लेंगे, तो सेविंग 0 से नीचे निकलता है तो ये 0 हो जाएगा। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। यहाँ पे हम कंजप्शन लेंगे, यहाँ पे इनकम लेंगे, यहाँ पे इनकम लेंगे, और यहाँ पे हम सेविंग्स लेंगे। अब हमें क्या पता है कंजप्शन के बारे में, कंजप्शन का जो कर्व है वो थोड़ा सा ऊपर से 60 से शुरू होता है और वो हमारा ऐसे निकल के जाता है। ठीक, ऐसे करके निकल के जाता है, ये हमारा कंजप्शन कर्व बन के निकल के जाता है, ये हमें पहले से पता है। ठीक, ये हमारा, हम इसे नाम दे देते हैं ए। ठीक, तो 0 से ए ये हमारे लिए क्या है, सी बार है, मतलब ऑटोनॉमस कंजप्शन है। ये हमारे लिए क्या है, सी बार है, ऑटोनॉमस कंजप्शन है। अब ये बात है कॉमन सी हो गई, चलो छोड़ दो इसको। अब इसके बाद हमें पता है जो एग्रीगेट सप्लाई का कर्व निकल के आता है, अगर मैंने यहाँ बनाया नहीं, अगर आपसे एग्रीगेट सप्लाई का कर्व बनाने को यहाँ पे कही जाए, आपसे बनवाया जाए, तो एग्रीगेट सप्लाई का कर्व कैसे बनेगा, इसको 2 मिनट को हम यहाँ बना के देख लेते हैं। सारे कर्व बनाएंगे जितने यहाँ पे हैं। ठीक, देखो कंजप्शन यहाँ से स्टार्ट होगा, होगा नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जो सेविंग्स होगी वो हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी, होगी नहीं होगी। ठीक, कर्व को सही बनाने की क्या ट्रिक है, देखो वैसे तो सेविंग जो उसका कर्व आता है वो आपका हमेशा यहाँ से निकल जाएगा, बीच से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन निकलती है 45 डिग्री के एंगल पे। लेकिन बात क्या होती है, बात ये होती है कि ब्रेक इवन पॉइंट की समस्या है, जहाँ पे सेविंग्स 0 होंगी वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो इनकम और कंजप्शन एक दूसरे के बराबर होंगे। अगर मैं यहाँ पे ये एएस का कर्व बनाऊंगा तो ये इनकम का कर्व बनेगा, तो यहाँ पे ये इसके बराबर आने चाहिए। तो ये देखो एग्रीगेट सप्लाई का कर्व हमेशा 45 डिग्री पे बनता है, तो हम वही करेंगे, यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई का कर्व बना देंगे। ठीक, 45 डिग्री पे, ये जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई ने, इनकम ने कंजप्शन को काटा, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा, ये हम इसे ई नाम दे देते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, इनकम जो है वो कंजप्शन के बराबर होती है।
तो ये तो हमारा कंजप्शन कर्व बन गया। मतलब इस कंजप्शन कर्व की मदद से आपको अब जो है सेविंग्स कर्व बनाना है। कैसे बनेगा? अब हमें पता है जितना हमारा ऑटोनॉमस कंजप्शन होता है उतनी ही हमारी क्या होती हैं माइनस सी बार, मतलब डिस सेविंग्स होती हैं। तो ये हमने पढ़ रखा है, तो ठीक है। तो एक पॉइंट ये मिल गया। अब हमने और एक चीज़ पढ़ी, क्या पढ़ी? जहाँ पे इनकम और कंजप्शन एक दूसरे के बराबर होगा, तो मेरी तरह ही तुम लोग स्केल से लाइन लेके आओगे और यहाँ पे इसे मैच करोगे। जहाँ पे इनकम और कंजप्शन एक दूसरे के बराबर होंगे वहाँ पे हमारी क्या होगी, जो सेविंग्स है वो ज़ीरो होगी। तो बस अब कुछ नहीं करेंगे हम, तो हमें यहाँ सेविंग्स का ज़ीरो का पॉइंट मिल गया। अब हम इसको ए डैश नाम दे देते हैं। ए डैश को अब हम क्या करेंगे, बस मैच कर देंगे। इसे हम ई नाम दे देते हैं, या इसे बी नाम दे दो और इसे बी डैश नाम दे दो। अब हम ए डैश को और बी डैश को मैच कर देंगे और लाइन को एक्सटेंड कर देंगे, ताकि हमें क्या मिल जाएगा, सेविंग्स कर्व मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से बनाना है। स्टेप्स ध्यान रखना, पहले आप कंजप्शन कर्व पूरा कंप्लीट कर लो। कंजप्शन कर्व करने के बाद सबसे पहले आपको ये चीज़ लेनी है, जितनी ऑटोनॉमस कंजप्शन होती है उतनी ही डिस सेविंग्स होती है, क्योंकि हमारी और सेम पैटर्न पे अगर हम बात करें, जहाँ पे इनकम और कंजप्शन एक दूसरे को काटेंगे वहीं पे हमारी सेविंग्स जो है वो ज़ीरो होगी। तो हम फिर क्या करेंगे, ए डैश और बी डैश को मिला देंगे। तो ये आता है, ठीक। अब इसको कर्व बनाना होगा और अंग्रेजी में लिखना होगा, तो वो लिखवा देता हूँ, पढ़ा भी दूंगा कर्व के थ्रू क्या क्या है। फिगर 1, अगर हम इसको दो पार्ट में बांट दो, फिगर 1 और फिगर 2, ठीक। इसको हमने दो पार्ट में बांट दिया, फिगर 1 और फिगर 2। अब देखते हैं, फिगर 1 में AC इज द कंजप्शन कर्व एंड OY इज द इनकम कर्व एट 45 डिग्री। फिगर 1 में AC जो है वो कंजप्शन कर्व है और ये हमारा इनकम कर्व है या सप्लाई कर्व है, ठीक। वी नो डैट सेविंग इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन। हमें पता है सेविंग जो है वो इनकम और कंजप्शन के बीच का क्या होता है, डिफरेंस होता है। सेविंग्स क्या होती है, इनकम और कंजप्शन के बीच का जो होगा डिफरेंस, वो हमारा सेविंग्स होता है। मतलब इतना जो इनकम और कंजप्शन के बीच का ये डिफरेंस आ रहा है, ये हमारी क्या होगी, सेविंग्स होगी। व्हेन इनकम इज़ ज़ीरो कंजप्शन इज़ ओ है। जब हमें पता है इनकम हमारी ज़ीरो है, इनकम ज़ीरो होगी तो कंजप्शन कितना होगा, 60 होगा, मतलब ओ ए होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब कंजप्शन ओ ए होगा 10 द करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ सेविंग, तो सेम लेवल पे सेविंग्स भी कितनी होगी, -60 होगी। सेविंग्स भी कितनी होगी, -60 होगी, ठीक। तो यहाँ ये लिखा है देन सेविंग इज ओ डैश इन फिगर 2, तो ओ डैश हो जाएगी हमारी सेविंग किसमें, फिगर 2 में ओ ए डैश हो जाएगी, ठीक। ए डैश इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग कर्व, और जो ए डैश होगा ये हमारा क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा किसका, सेविंग कर्व का, ये यहीं से शुरू होगा। अब हमें पता है एट पॉइंट बी, फिगर 1 में अगर हम पॉइंट बी देखें तो यहाँ पे इनकम और कंजप्शन कर्व एक दूसरे को कट कर रहे हैं, आर इक्वल, जिसे हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। देयरफॉर सेविंग विल बी जीरो एज करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, और हमें ये भी पता है ब्रेक इवन पॉइंट पे सेविंग्स क्या होती हैं, वो जीरो होती हैं। तो मतलब इसके नीचे बिल्कुल सेविंग्स क्या होंगी, जीरो होंगी, ठीक। तो हमने उसे मार्क कर लिया बी के नाम से, बी डैश इन फिगर, ठीक। बी शेल ज्वाइन, उसके बाद हम ए डैश और बी डैश को ज्वाइन कर देंगे टू गेट द सेविंग कर्व्स, ताकि हमें सेविंग कर्व मिल जाए, बस सिंपल। तो ये हो गया डेरिवेशन किसका, सेविंग कर्व का कंजप्शन कर्व से। अब इसके बाद और क्या आता है, इसके बाद अगला आता है आपका डेरिवेशन ऑफ, इसका ही जुड़वा टॉपिक, डेरिवेशन ऑफ कंजप्शन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। अब आपको कंजप्शन कर्व बनाना है सेविंग कर्व की मदद से, मतलब तो अब हम क्या करेंगे, कंजप्शन सेविंग कर्व की मदद से कंजप्शन कर्व बनाएंगे। तो वाई एक्सिस 0, एक्स एक्सिस, यहाँ पे मैं सेविंग ले लूँगा, यहाँ पे मैं इनकम ले लूँगा, और मैं इसी के नीचे जस्ट बराबर से इक्वल से, मेरा इक्वल नहीं होगा लेकिन आपका एग्ज़ाम में इक्वल आना चाहिए, तो स्केल का इस्तेमाल करना, 0 और x, यहाँ पे कंजप्शन और यहाँ पे इनकम ले लेंगे। अच्छा, अब हमें क्या क्या पता है, हम उस बारे में बुद्धि लगाते हैं। हमें क्या पता है, हमें ये पता है, अगर हम इसकी पता होने की बात करें तो हमें इसमें ये पता है, फिगर 1 में जो AS है, ठीक है, जो फिगर 1 में अगर हम बात करें
तो हमारा सेविंग्स कर्व कहाँ से स्टार्ट होगा, हमेशा नेगेटिव से -60 से स्टार्ट होगा, तो हम इसे ए पॉइंट मान लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं पे कट करेगा, जहाँ पे ये कट करेगा वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा, सेविंग ज़ीरो होगी। तो हम कह सकते हैं कि ए और एस, तो ये सेविंग है तो इसे सेविंग कर्व बनाते हैं, तो ए और एस जो होगा वो हमारा क्या होगा, सेविंग कर्व होगा, हमें पता है। ठीक, हमें ये भी पता है कि y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है। तो मतलब हम क्या कह सकते हैं, सेविंग्स जो होती है, जब हम कहते थे कि सेविंग्स जो है इनकम और कंजप्शन के बीच का डिफरेंस है, तो अगर मैं कंजप्शन की बात करूं तो कंजप्शन भी तो इनकम और सेविंग के बीच का डिफरेंस होगा, नहीं होगा। ठीक, तो यही चीज़ हो गई कि हमें पता है कि कंजप्शन जो होता है वो इनकम और सेविंग के बीच का डिफरेंस होता है, ऑब्वियस सी बात है, होता है नहीं होता है। तो अगर सेविंग कर्व हमारा यहाँ से व्हेन इनकम इज ज़ीरो, अगर इनकम ज़ीरो है तो सेविंग कर्व कहाँ से शुरू होगा, ओ ए से शुरू होगा, डिस सेविंग्स होंगी ये हमारी, ये माइनस सी बार, ये हमारी डिस सेविंग्स हो गई, डिस सेविंग्स होंगी। अब हमें पता है कि सेम करस्पॉन्डिंग लेवल से ही क्या होगा, हमारा ए बार कंजप्शन कर्व शुरू होगा, क्योंकि ये हमारा क्या होगा, ऑटोनॉमस कंजप्शन होगा, होगा नहीं होगा। ठीक, ऑटोनॉमस कंजप्शन होगा। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ ओ ए डैश जो हो गया वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये ए डैश जो है ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, किसका, कंजप्शन कर्व का। यहाँ से हम लाइन एक्सटेंड कर देंगे और कंजप्शन कर्व बना देंगे। ठीक, हमें पता है इनकम कर्व जो होता है वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से 45 डिग्री पे निकलता है, लेकिन वो कंजप्शन कर्व को जहाँ पे कट करता है वहाँ पे इनकम जो होती है वो कंजप्शन के बराबर होनी चाहिए। ये बी ले लो तो इसे बी डैश ले लेंगे। इसका मतलब जो इनकम कर्व निकल के जाएगा वो कंजप्शन कर्व को यहाँ पे काटेगा, बी डैश, जहाँ पे हमारा कंजप्शन जो है वो इनकम के बराबर होगा, y इज इक्वल टू सी होगा, इनकम जो है वो किसके बराबर होगा, कंजप्शन के बराबर होगा। ठीक, क्यों, क्योंकि ये ब्रेक इवन पॉइंट है, जब ब्रेक इवन पॉइंट पे सेविंग जीरो है तो इनकम भी कंजप्शन के बराबर होगा। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि इनकम जो है, अगर हम बात करें यहाँ पे हमारा ये B1 हो जाएगा, जहाँ पे इनकम एक दूसरे के बराबर होगी। अब हम क्या करेंगे, ए को और A1 को और B1 को, मतलब इन दोनों, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये कंजप्शन, ये हमारा इनकम कर्व हो गया, इनकम कर्व पे यहाँ पे ये आ रहा, तो इन दोनों को हम मिला देंगे और लाइन को एक्सटेंड कर देंगे और हमारा सेविंग्स कर्व, वो कंजप्शन कर्व तैयार हो जाएगा। मतलब ये वाली लाइन आखिर में बनानी जो मैंने पहले बना दी थी, पहले आप वाई की लाइन बनाएंगे और वाई पे ये पॉइंट प्लॉट कर लेंगे, उसके बाद ए डैश और बी डैश को मैच कर देंगे, तो इस तरीके से ये बन जाएगा। अब लिखना क्या है एग्जाम में, तो एग्जाम में पैसे तो मैंने तुम लोगों को होमवर्क में दिया था लेकिन लिखा नहीं होगा, तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक, इन फिगर ए एस जो है वो हमारा सेविंग कर्व है। हमें पता है कि कंजप्शन कर्व जो कंजप्शन जो होता है वो इनकम और सेविंग के बीच का डिफरेंस होता है। व्हेन इनकम इज़ जीरो, जब इनकम जीरो होगी तो सेविंग इज़ जीरो ए, तो सेविंग्स क्या होगी, जीरो ए होगी हमारी, जो कि डिस सेविंग्स होंगी। दस करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ कंजप्शन इज़ ओ ए, तो सेम लेवल पे जो कंजप्शन होगा वो कितना होगा, ओ ए डैश होगा, तो वही लिख रखा है। सो ए डैश इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजप्शन कर्व, इसलिए कह सकते हैं कि हम ए डैश क्या है, कंजप्शन कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ठीक, वी नो डैट इनकम कर्व इज एट 45 डिग्री फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, हमें पता है कि इनकम कर्व जो होता है वो 45 डिग्री पे होता है, किस पे, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, तो मतलब यहाँ से 45 डिग्री पे होता है, तो हमने इसे बना लिया। ठीक, देयरफॉर कंजप्शन विल बी इक्वल टू इनकम एट करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। ठीक, सॉरी, एट पॉइंट बी इन फिगर वन सेविंग इज जीरो विच इज ब्रेक इवन पॉइंट। अगर हम पॉइंट बी की बात करें, यहाँ पे सेविंग जीरो जो कि ब्रेक इवन पॉइंट है, तो देयरफॉर कंजप्शन विल बी इक्वल टू इनकम एज करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। ठीक, इसी सेम करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम पे कंजप्शन जो है वो हमारा इनकम के बराबर होगा। जब इसी सेम लेवल पे हमारा कंजप्शन जो है वो इनकम के बराबर होगा, अगर हम बात करें तो यानी कि इनकम के बराबर होगा, होगा नहीं होगा। वी शेल ज्वाइन ए डैश एंड बी डैश। अब हम क्या करेंगे, ए डैश और बी डैश को ज्वाइन कर देंगे और लाइन को एक्सटेंड कर देंगे ताकि हमें कंजप्शन कर्व मिल जाए। तो ये हमारा कंजप्शन कर्व इससे डिराइव हो जाता है। तो ये भी 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों टॉपिक्स इसके अंदर इंपॉर्टेंट बनते हैं। बाकी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो MCQs में इस चैप्टर से पूछ जाते हैं। बड़ा टॉपिक इस चैप्टर में एक यही है। इसके बाद अगला जो हमें पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। ये क्या होता है, ये प्रोपोर्शन होता है ऑफ इनकम। इसका मतलब है इट मीन्स प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन
कंजप्शन, तो ये कुछ पढ़ा पढ़ा सा लगा, कंजप्शन फंक्शन भी ये पढ़ गया है तो इसे कंजप्शन फंक्शन भी कहते हैं। ठीक, ये कंजप्शन फंक्शन भी कहलाता है। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है इच्छा, कि आपकी अपनी इनकम में से कितना पैसा खर्च करने की इच्छा है, कंजप्शन के ऊपर ये कहता है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होती है वो अगर मैं बात करूँ तो दो तरीके की होती है। एक होती है हमारी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और दूसरी होती है हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एपीसी को निकालने का फॉर्मूला होता है C/Y, और एमपीसी को निकालने का फॉर्मूला होता है डेल्टा C/Δy। ठीक, तो ये इसके फॉर्मूले होते हैं। तो ये तो एवरेज होता है। ठीक, अब इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें मतलब चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन वाई, ये डेल्टा सी का मतलब है चेंज इन कंजप्शन। तो एमपीसी के बारे में आपको पीछे भी पढ़ के आए थे हम लोग। एमपीसी इज स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व, ये कंजप्शन कर्व का स्लोप होता है। एमपीसी लाइज बिटवीन 0 एंड 1, एमपीसी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। इट इज़ डिनोटेड बाय बी, इसे हम बी से डोनेट करते हैं, जो कि हमारा सी का फॉर्मूला था, सी बार प्लस बी बाय। तो बी जो इसमें होता था ये एमपीसी होता था, तो एमपीसी को बी से डोनेट किया जाता है। तो ये होता है हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब इसके बाद इसी से एक अगला टॉपिक निकल के आता है, प्रोपेंसिटी टू सेव। इसका मतलब होता है आपकी सेव करने की इच्छा, मतलब प्रोपोर्शन ऑफ इनकम, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम proportion of income household save at a given लेवल ऑफ इनकम, मतलब हाउस होल्ड अपनी इनकम में से कितना हिस्सा सेव कर लेते हैं, वो प्रोपेंसिटी टू सेव होती है। अब प्रोपेंसिटी टू सेव भी दो तरीके की होती है, एक एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव होती है और एक होती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होती है। एपीएस का फॉर्मूला होता है S/Y और एमपीएस का फॉर्मूला होता है चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। ठीक, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब ध्यान क्या रखना है, एमपीएस लाइज बिटवीन 0 एंड 1, इसकी वैल्यू भी 0 और 1 के बीच में आती है हमेशा। ठीक, एमपीएस इज द स्लोप ऑफ सेविंग कर्व। तो ये एक नंबर के लिए ध्यान रखना कि एमपीएस जो होता है वो सेविंग कर्व का स्लोप होता है। एमपीएस इज डिनोटेड बाय 1 माइनस बी, इसे हम 1 माइनस बी से करते हैं। सेविंग्स में आपको ध्यान होगा माइनस सी बार प्लस वाई 1 माइनस बी। तो ये 1 माइनस बी का जो हिस्सा है ये हमारा क्या है, एमपीएस होता है, और ये हमारा स्लोप होता है किसका, सेविंग्स कर्व का। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना होता है। अब इसके बाद और भी कुछ है ध्यान रखने लायक। हाँ, एक टॉपिक और बचता है, दो टॉपिक बचते हैं, उन्हें भी कवर कर लेते हैं फटाफट से। ये टॉपिक बचता है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन इनकम कंजप्शन एंड एपीसी, इनकम कंजप्शन और एपीसी के बीच का रिलेशनशिप। तो ये हमें जो है वो टेबल की फॉर्म से सीख लेते हैं। वाई ले लेते हैं, सी ले लेते हैं और एपीसी ले लेते हैं एक तरफ। तो इनकम वही ले लेते हैं 0, चेंज कर लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50। ठीक, कंजप्शन 6 ले लेते हैं और 7 से बढ़ाते हैं ना 8 से बढ़ाते हैं। ठीक है, 6 और 8 14, 14 और 8 22। देखो सेम लेवल पे बढ़ रहा है, 30, 38 और 46। ठीक है, तो ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो गया जहाँ पे 30 30 एक दूसरे के बराबर हैं। अब एपीसी निकालें तो एपीसी का फॉर्मूला होता है C/Y होता है। तो कैसे निकलेगा, C/Y का मतलब 60/0।
तो ये तो 0 आ गया, डैश छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। 14/10 तो 1.4। ऐसे ही 22/20, 22 डिवाइड बाई 20 तो 1.1। 30/30 1, तो 38 डिवाइड बाई 40 0.95, और 46 डिवाइड बाई 50 तो 0.92। ठीक, तो AAPC निकल के आ रहा है। तो आप क्या देख रहे हो इसमें? इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है? इसमें अगर आप देखो तो ये तो आपका क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है। तो ये रिलेशन एग्जाम में 3 नंबर में पहले पूछा गया है। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या मिलता है? पहला मिलता है एट ब्रेक इवन पॉइंट APC इज़ 1। ब्रेक इवन पॉइंट पे APC क्या है? 1 है। यहाँ पे देखो तो इनकम जो है वो कंजप्शन से कम है, और यहाँ पे इनकम कंजप्शन से ज़्यादा है। मतलब अगर मैं इन तीनों की बात करूँ तो इनकम जो है वो कंजप्शन से कम है, और यहाँ इन दोनों की बात करूँ तो इनकम कंजप्शन से ज़्यादा है। और अगर तुम यहाँ पे देखो ऐसी सेम सिचुएशन में, तो जो APC है वो ग्रेटर देन 1 है, और यहाँ पे अगर देखोगे सेम तो APC जो है वो लेस देन 1 है। तो बस दूसरा यही बन गया, व्हेन इनकम इज ग्रेटर देन C देन APC इज ग्रेटर देन 1। तीसरा, व्हेन इनकम इज ग्रेटर देन कंजप्शन APC इज लेस देन 1। जो APC है वो 1 से कम है। और ये वही बात, ये इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, व्हेन कंजप्शन इज इक्वल टू इनकम। जब कंजप्शन इनकम की इक्वल है तो APC जो है वो 1 के बराबर है। अब इसका आप कर्व भी बना सकते हो। कौन सा कर्व भी बन जाएगा? हाँ, बन जाएगा। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस 0, यहाँ पे कंजप्शन, यहाँ पे इनकम। तो आपको पता ही है कंजप्शन का कर्व ये निकल जाता है, और इनकम का कर्व ये निकल जाता है। मेरा थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसके से सीधा निकलोगे तो सीधा निकलेगा, यहाँ से कटेगा, कोई बात नहीं, लेकिन हमें खाली समझना है। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ देखो, ये कंजप्शन कर्व है, कंजप्शन ये है, इनकम ये है। तो यहाँ पे कंजप्शन इज़ ग्रेटर देन वाई। इस वाले पॉइंट पे कंजप्शन जो है वाई के बराबर है, और यहाँ वाले पॉइंट पे कंजप्शन इज़ लेस देन वाई। तो जब कंजप्शन वाई से ज़्यादा है तो हमारा जब कंजप्शन इज़ ग्रेटर तो APC जो है वो 1 से ज़्यादा है। यहाँ पे APC जो है वो 1 के बराबर है, और यहाँ पे APC जो है वो 1 से कम है। बस तो यही हमें डायग्राम में शो कर देना होता है। आपकी नोट्स में यही डायग्राम बने हुए हैं, और ये पॉइंट जो है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। ठीक, तो ये एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई मतलब चैप्टर नंबर 7 लगभग ख़त्म हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 2 फॉर्मूले बनाने होते हैं, वो फॉर्मूले हम सीख लेते हैं। ठीक, क्या फॉर्मूले होते हैं? फॉर्मूले लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक, तो फॉर्मूले ऐसे करके बनते हैं। यहाँ पे मैं समरी लिख दूँगा जितने भी हमने यहाँ पे फॉर्मूले पढ़े उसकी। ठीक, पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि है क्या। देखो, y इजिकल टू C+S होता है, हमें पता है? नहीं पता है। अगर हम डिवाइड कर दें बोथ साइड बाई y से, तो y/y इज इक्वल टू C/y प्लस S/y। y से y कट गया, 1 आ गया। C/y ये क्या होता है? APC, और S/y ये क्या होता है? APS। तो एक फॉर्मूला मिल गया, APC इज इक्वल टू APS इज इक्वल टू 1। ठीक, दूसरा y इज इक्वल टू C+S होता है, हमें पता है। सब पे डेल्टा लगा लो, डेल्टा y, डेल्टा C, डेल्टा S। अब हम इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा y। तो ये डेल्टा y अपॉन डेल्टा y, डेल्टा C अपॉन डेल्टा y प्लस डेल्टा S अपॉन डेल्टा y। y से y कैंसिल, 1 बचा। डेल्टा C अपॉन डेल्टा y MPC, डेल्टा S अपॉन डेल्टा y MPS। तो एक फार्मूला ये मिल जाता है। तो अगर टोटल में बात करूँ, इस चैप्टर में हमने कितने फार्मूले पढ़े? हमने पहले C का फार्मूला पढ़ा, C बार प्लस VY। दूसरा हमने पढ़ा सेविंग्स इज इक्वल टू माइनस C बार प्लस Y 1 माइनस V।
तीसरा हमने पढ़ा y इजिकल टू सी प्लस एस। उसके बाद हमने पढ़ा एग्रीगेट डिमांड इजिकल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। फिर हमने पढ़ा एग्रीगेट सप्लाई इजिकल टू कंजप्शन प्लस सेविंग्स। छठा हमने पढ़ा APC प्लस APS इजिकल टू 1। सातवां हमने पढ़ा MPC प्लस MPS इजिकल टू 1। तो इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं अगर बात करें तो उसमें यही फॉर्मूले अप्लाई होते हैं और 3 नंबर का आएगा। बहुत ही सिंपल होते हैं, उसमें कुछ नहीं करना होता है। आपको कोशिश करूँगा मैं एक वीडियो उनके ऊपर कवर करके बना सकूँ, एंड में कोशिश की जाएगी, तब की तब देखेंगे। तो मतलब ये आपके फॉर्मूले होते हैं, ठीक। तो ये ध्यान रखना है आपको, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इसके अलावा हाँ, एक ये बन जाता है टॉपिक, अगर हम इस टेबल को बना लें। इस टेबल को बनाने का मतलब ये कैसे बनी, यहाँ तुम ले लो इनकम, यहाँ कंजप्शन, यहाँ सेविंग्स, 0, 100, 200, 300, 400, 500, ठीक है। ये हो जाएगा 60, 130, 200, 270, 340, 410, माइनस का 60, माइनस का 30, 0, 30, 60 और 90। ये निकल के आ गया। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ मुझे इससे APC निकाल दो, APS निकाल दो, MPC निकाल दो और MPS निकाल दो। क्या निकल सकता है? हाँ निकल सकता है। APC का फॉर्मूला क्या होता है? C कंजप्शन अपॉन इनकम, तो ये तो डैश ही हो गया। तो 130 अपॉन 100, तो फटाफट से निकालता जाता हूँ मैं यहाँ पे लिख के, यहाँ पे लिखते जाएंगे। 130 डिवाइड बाय 100, तो 1.3, ठीक है। अब 200 अपॉन 200 1 हो जाएगा। 270 डिवाइड बाय 300, 0.9। 340 डिवाइड बाय 400, 0.85। 410 डिवाइड बाय 500, 0.82। तो APC की वैल्यूज़ निकल आई। ऐसे ही अगर मैं APS निकालूं तो कैसे निकलेगा? 60 अपॉन 0 डैश ही निकल जाएगा, ठीक। माइनस का 30 अपॉन 100, तो 0.3 माइनस का, ठीक। ऐसे ही ये निकालेंगे तो 0 अपॉन ये 0 ही हो जाएगा, ठीक है। 30 अपॉन 300 आपका 0.1 आएगा। जब आप सॉल्व करोगे, इसे डिवाइड करोगे, कैलकुलेटर से करके देख लेना, ये 0.15 आएगा। और जब आप 90 अपॉन 500 करोगे तो आपका 0.18 आएगा। अब MPC पूछा है, MPC का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन इनकम अपॉन चेंज। तो कंजप्शन में कितना चेंज आ रहा है? +70। इनकम में कितना चेंज आ रहा है? 100 का। तो MPC का फॉर्मूला हो गया 70 अपॉन 100, यानी कि 0.7। तो और मज़ेदार बात यह है MPC हाँ कभी चेंज नहीं होगी, ये हमेशा सेम रहेगी, क्योंकि बाकियों में भी सेम ही है, तो सेम ही रहेगी, ऑब्वियस सी बात है। अब MPS का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। तो डेल्टा सेविंग्स कितने से चेंज आ रहा है? 30 का, 30 का, 30 का, तो यानी कि 30 अपॉन 100, तो 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या आता है? एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे करके आता है, आपको यहाँ पे मतलब MCQs बनते हैं इससे। तो मैं बना देता हूँ, यहाँ पे आइटम्स लिख लेते हैं हम। आइटम्स में APC लिख लेते हैं, APS लिख लेते हैं, MPC लिख लेते हैं और MPS लिख लेते हैं, ठीक। वैसे नोट्स में ये टेबल आपके पास बनी हुई है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम सर्किल के ले लेते हैं निगेटिव, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 0 और इक्वल टू 1, ठीक। तो अब तुम्हें क्या बताना है? अब तुम्हें एक एक करके एक सबका सवाल का जवाब देना है। मतलब अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 क्वेश्चन बन जाते हैं MCQ के। कैसे? APC क्या निगेटिव हो सकती है? देखो, APC क्या निगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कंजप्शन कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। APC क्या 1 से ज़्यादा हो सकती है? हाँ, 1 से ज़्यादा हो सकती है। यस, क्यों हो सकती है? क्योंकि कंजप्शन कैन बी ग्रेटर देन इनकम, क्योंकि कंजप्शन जो है वो इनकम से ज़्यादा हो सकता है। क्या APC कभी 0 हो सकती है? कभी भी एवरेज तुमने 0 होते देखा? नहीं हो सकती, नो, बिकॉज
कंजप्शन कैन नेवर बी जीरो, क्योंकि कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं होगा। एपीसी के 1 के बराबर हो सकती है, हाँ हो सकती है। कब हो सकती है? जब इनकम जो है कंजप्शन के बराबर होती है। ऐसी एपीएस, क्या एपीएस नेगेटिव हो सकती है? हाँ हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि सेविंग्स कैन बी नेगेटिव, क्योंकि सेविंग नेगेटिव हो सकती है। क्या एपीएस 1 से ज़्यादा हो सकती है? देखो एपीएस 1 से ज़्यादा आ रही है कहीं पे? नहीं आ रही है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि नो, क्यों क्यों इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि सेविंग्स जो होती हैं हमारी कभी भी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा नहीं हो सकती, इन्वेस्टमेंट से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक, इसके अलावा सेविंग्स क्या कभी ज़ीरो हो सकती हैं? हाँ हो सकती हैं। यस, कब होंगी? जब कंजप्शन जो है वो इनकम के बराबर होगा तब होंगी। क्या सेविंग्स जो है वो एपीएस जो है हमारा वो 1 के इक्वल आ सकता है? तो ये 1 के इक्वल कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सेविंग कभी भी इनकम के बराबर नहीं होगी। एमपीसी, एमपीसी क्या नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये लाई ही करती है 0 से 1 के बीच में। क्या ये 1 से ज़्यादा हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? 0 से 1 के बीच में आती है। 0 हो सकती है? हाँ हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये लाइज करती है 0 से 1 के बीच में। क्या ये 1 हो सकती है? हाँ हो सकती है। क्यों? क्योंकि 0 से 1 के बीच में आती है ये। ऐसी एमपीएस, एमपीएस क्या कभी निगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 0 से 1 के बीच में आता है। 1 से ज़्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 0 से 1 के बीच में आता है। इस तरीके से ये क्या एमपीएस कभी 0 हो सकता है? हाँ, एमपीएस 0 हो सकता है। ठीक, एमपीएस जो हो सकता है वो 0 हो सकता है। कब हो सकता है एमपीएस 0? क्योंकि एमपीएस 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। 0 तब हो जाएगा जब हम सारा पैसा हमारा मतलब सेविंग्स में जा ही नहीं रहा होगा, सारा पैसा हम कंजप्शन में ही खर्च कर रहे होंगे। क्या सेविंग्स जो एमपीएस जो हो सकता है 1 के बराबर हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्योंकि ये 0 से 1 के बीच में वेरी करती है। ठीक, तो बस इतना है, यही इसके 16 क्वेश्चंस मेन बनते थे, तो ये आपको करा दिए। इसके बाद जो अगली वीडियो बनाएंगे उसमें हम इसका अगला मतलब शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट वाला चैप्टर कवर करेंगे। चलो।